दोस्तों बात 1945 की है, जहां एक भारत को ये तक नहीं पता था कि हम आजाद कब होंगे भी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देश ऐसे वेपन्स बना चुके थे जो पल भर में किसी भी देश को खत्म कर सकते थे। यूएसए के बस 2 बॉम्ब्स ने जापान के 2 शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और ये पहली बार था जब दुनिया ने इस लेवल पर तबाही देखी थी। आज भी दुनिया की सिर्फ 9 देशों के पास इस तरह के हथियार हैं जिनमें भारत का नाम भी आता है और जिस आदमी की बदौलत भारत के पास ये ताकत है, जिस वजह से आज हम दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में आते हैं, उसके पीछे अगर कोई है तो वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनका नाम तो शायद हर कोई जानता है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इनका नाम आज भी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिंदा है, ये शायद कोई नहीं जानता। कब और कैसे होमी भाभा ने देश के लिए क्या किया, और सबसे बड़ा सवाल, होमी भाभा की मौत सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर एक वेल प्लान्ड मर्डर, सब कुछ जानेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों होमी भाभा के बचपन से। 30 अक्टूबर 1909 होमी भाभा का जन्म देश के एक जाने माने परिवार में हुआ। इनके पिताजी एक जाने माने वकील थे, वहीं इनकी माताजी मेहरबाई टाटा देश और दुनिया के जाने माने उद्योगपति रतनजी दादा भाई टाटा की बेटी थी। मुंबई से अपना स्कूल पूरा करने के बाद होमी भाभा के पिताजी उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजते हैं। होमी भाभा का फ्यूचर पहले से ही डिसाइड हो चुका था। भाभा के पिताजी चाहते थे कि पढ़ाई के बाद भाभा टाटा ट्रस्ट का ही एक व्यापार संभाल ले, लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही चाहती थी। इंग्लैंड में होमी भाभा को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान फिजिक्स पढ़ने में काफी मजा आने लगा, जिसके बाद ये फैसला करते हैं कि वो इंग्लैंड में रहकर ही न्यूक्लियर फिजिक्स में रिसर्च करेंगे और यहाँ से इनकी जिंदगी में एक नया सफर शुरू होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहे जाने वाले रदरफोर्ड की एक लैब हुआ करती थी, जहाँ भाभा को काम करने का मौका मिला। यहाँ रहकर इन्होंने कॉस्मिक रेज पर रिसर्च की, जिसके बाद इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली। ये अपनी रिसर्च में लगे हुए थे कि इसी बीच इनका मन करता है कि ये कुछ दिन अपने देश में छुट्टी मनाने जाएं। बात 1939 की है। होमी भाभा इंग्लैंड से वापस इंडिया आते हैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाने। कई सालों से देश से बाहर रहने की वजह से ये देश के हालात से अनजान थे, लेकिन अब ये वापस आ गए हैं तो देश की हालत देखकर ये समझ गए कि भारत को इनकी कितनी जरूरत है। ये वो आदमी थे जो समझते थे कि देश को आगे लेकर जाना इनकी जिम्मेदारी है, और सिर्फ समझते नहीं थे बल्कि उस जिम्मेदारी को इन्होंने निभाया भी। आजादी की लड़ाई जोरों शोरों से चल रही थी, ये सब होमी भाभा भी देख रहे थे और समझ गए थे कि भारत आज नहीं तो कल आजाद हो ही जाएगा। लेकिन सिर्फ आजादी से ही सब कुछ नहीं होने वाला है। आजादी से भी जरूरी जो चीज भारत को चाहिए थी वो थी ताकत। होमी भाभा फैसला करते हैं कि अब से वापस इंग्लैंड वे नहीं जाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। भाभा जी भारत में ही अपने आगे की रिसर्च जारी रखते हैं। भाभा IIS बेंगलोर में काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ दुनिया में एटॉमिक वेपन्स की बात हो रही थी, तो कहा जा रहा था कि अमेरिका जल्द ही ऐसे वेपन्स बनाने वाला है जो पल भर में किसी भी देश को खत्म कर सकता है। 16 जुलाई 1945 अमेरिका एक ऐसा धमाका करता है जिससे दुनिया हिल जाती है। अमेरिका एटॉमिक बॉम्ब बन चुका था, लेकिन वेपन्स कितने खतरनाक हैं इससे अब भी हर कोई अनजान था। लेकिन 6 और 9 अगस्त 1945 को जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर इन हथियारों का इस्तेमाल किया, तब दुनिया को इनकी शक्ति का भी एहसास हो गया। होमी भाभा इस बार अपनी नजर बनाए हुए थे। वो समझ चुके थे कि अब ताकत का मतलब सिर्फ और सिर्फ परमाणु है। लेकिन उस समय के भारत में कोई ऐसा भी इंस्टीट्यूट या रिसर्च सेंटर नहीं था जहां इस चीज को लेकर काम शुरू किया जा सके। इसके लिए भाभा एक ऐसा रिसर्च सेंटर तैयार करते हैं जहां इस काम को अंजाम दिया जा सके, जिसके लिए होमी भाभा टाटा ट्रस्ट से फाइनेंशियल हेल्प मांगते हैं। दोस्तों टाटा ट्रस्ट वर्तमान में ही नहीं हमेशा से ही भारत की तरक्की के लिए काम करता रहा है। साल 1945 में भी जब भाभा ने इस ट्रस्ट से मदद मांगी तो खुले दिल से टाटा ट्रस्ट ने मदद भी की, जिसके बाद भाभा ने मुंबई में टाटा ट्रस्ट के नाम से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की, जहां देश के यंग इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को बाहर किसी देश में काम करने की बजाय अपने देश में रहकर ही काम करने का मौका मिला। न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत तेजी से तरक्की हो रही थी, लेकिन भारत इसमें जीरो था। 1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन भारत के कई टुकड़े हो चुके थे। पाकिस्तान बना भी नहीं था कि कश्मीर को लेकर विवाद उठने लगे थे। दूसरी तरफ चीन भारत का दुश्मन था, जो हमेशा से ही दूसरों की जमीन कब्जा करने की कोई न कोई रणनीति तैयार करता रहता है। पूरी दुनिया भारत को कमजोर समझ रही थी, समझ ही नहीं रही थी, बल्कि हम थे भी। भारत के पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो दुनिया के सामने सिर उठाकर चल सके। समय निकलता गया, लेकिन होमी भाभा बिना रुके अपने काम में लगे रहे थे। होमी भाभा का मानना था कि न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को कंट्रोल करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन दुनिया के तमाम साइंटिस्ट इन्हें गलत बताते रहे। वहीं अमेरिका ने साल 1954 में जब दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाया, तब सबको इनकी बातें सही लगने लगी। भारत का संविधान भी लिखा जा चुका था और नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बन चुके थे। होमी भाभा नेहरू जी से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि भारत की तरक्की के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है और वो कैसे पूरी होगी। जिसके बाद नेहरू जी ने मुंबई की 1200 एकड़ की जमीन पर एक ऐसा रिसर्च सेंटर बनवाया जहां सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर ही काम होना था। इस इंस्टीट्यूट को आज हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जानते हैं। रिसर्च सेंटर बनने के 2 साल के अंदर ही 4 अगस्त 1956 को होमी भाभा ने देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया, जिसके
जिसका नाम अप्सरा रखा गया था, जो आज भी इस्तेमाल होता है। 1969 में भारत ने अमेरिका की मदद से देश का पहला परमाणु बिजली संयंत्र लगाया, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि होमी भाभा तब तक दुनिया छोड़कर जा चुके थे। लेकिन भारत की इस उपलब्धि के पीछे सिर्फ और सिर्फ होमी भाभा का ही हाथ था। यही नहीं, भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की सक्सेस के पीछे भी इन्हीं का ही हाथ था, क्योंकि इनकी रिसर्च के बिना ये इम्पॉसिबल था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, होमी भाभा की मौत कैसे हुई और क्यों ऐसा कहा जाता है कि होमी भाभा की मौत के पीछे अमेरिका का हाथ था। चलिए समझते हैं इनकी मौत से जुड़ी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। दोस्तों, बात 1965 की है। होमी भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत अगले 18 महीने में एटॉमिक पावर्स हासिल कर लेगा। इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। 1962 भारत चीन के युद्ध में भारत पूरी तरह हारा था। यही नहीं, युद्ध के 2 साल बाद ही चीन ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे। होमी भाभा समझ चुके थे कि अब न्यूक्लियर वेपन्स ही ऐसी चीज बची है जो भविष्य में भारत को किसी भी तरह की तकलीफ से बचा सकते हैं। 24 जनवरी 1966 को इंटरनेशनल साइंटिस्ट की एक मीटिंग होती है, जिसमें भारत से होमी भाभा को भी बुलाया गया था। लेकिन रास्ते में ही एक दुर्घटना होती है, जिसमें होमी भाभा के साथ साथ 117 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। शुरू में तो इसे सिर्फ एक दुर्घटना बताया गया था, लेकिन टाइम के साथ कई ऐसी चीजें सामने आई जिससे साफ हो गया कि ये महज एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA द्वारा अंजाम दिया गया एक वेल प्लान्ड मर्डर था। जिस जगह प्लेन में एक्सप्लोजन हुआ था, साल 2018 में उसी जगह से फ्लाइट 101 का जेट इंजन मिला था, जिसके बाद इस तरह की थ्योरीज दी गई कि होमी भाभा के प्लेन को किसी दूसरी फ्लाइट या किसी फाइटर प्लेन ने टक्कर मारी थी। इस किताब में ग्रेगरी ने रॉबर्ट क्रॉली नाम के एक CIA एजेंट के साथ हुई बातचीत के बारे में लिखा है। इस बातचीत में रॉबर्ट ने जो कहा था वो ये था, गाय प्रेमी भारतीय ऊंचे ऊंचे स्वर में इस बात की डींग मारते हैं कि वे कितने चतुर थे और कैसे वे भी दुनिया में एक महान शक्ति बनने जा रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि उनके पास किसी भी तरह के परमाणु हथियार हों, क्योंकि ईश्वर जानता है कि उन्होंने इसके साथ क्या किया होता। रॉबर्ट के मुताबिक जिस वक्त होमी भाभा की मौत हुई, उस वक्त वो वियना जा रहे थे। रॉबर्ट ने कहा, जिस विमान में वो जा रहे थे वो एयर इंडिया का कमर्शियल विमान था। रॉबर्ट ने कहा, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं थी। मैं परेशान होता अगर उसमें मेरा कोई अपना होता। हम इसे वियना के ऊपर उड़ा सकते थे, लेकिन हमने तय किया कि ऊंचे पहाड़ पर धमाके के बाद टुकड़ों के नीचे आने के लिए वो बेहतर जगह थी।